एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया कि डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे डिस्कवर हुआ, और आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, राइट। जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसने दिया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। वो 1953 में ये डबल हेलिक्स मॉडल देते ही उन्होंने कह दिया था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है, राइट। कैसे? सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि डीएनए के जैसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एक स्ट्रैंड तो जो न्यू डीएनए बनेगा वो पेरेंट से आएगा, मींस पेरेंटल डीएनए से, और एक न्यूली सिंथेसाइज होगा। देखो, ये दोनों सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, तो ये दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। और ये कैसे है? पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, राइट। अब मान लो इस पे कोई सीक्वेंस है ए टी जी सी सी टी ऐसे करके, ठीक है। अब एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, जो कि इसके स्ट्रैंड जो आएगा उसकी क्या वो आएंगी, क्या उस पे बेस के सीक्वेंसेस होंगे। ए यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे ए होगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, जी ए, और फिर ये दोनों एक अलग डीएनए बना लेंगे, जिसमें से कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल डीएनए का और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं हम। सबसे पहले ई कोलाई मीन्स प्रोकैरियोट में किसने ये वो करा था? 1958 में एक्सपेरिमेंट करा था ऑन ई कोलाई, ये शो करने के लिए कि हाँ, डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है। किसने करा था? मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टहल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, राइट। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टहल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? ई कोलाई पे। इन्होंने क्या करा था? अब देखो, ध्यान से समझो। ई कोलाई ली, ठीक है, उसे सेवरल जनरेशन तक ग्रो करा, किस पर? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो उन्होंने नाइट्रोजन ली वो N15 थी। नाइट्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना, नॉर्मली जो जनरली नॉर्मल वाली नाइट्रोजन होता है वो N14 होता है, लेकिन उन्होंने ली N15। N15 क्या है? ये जो है नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप। ध्यान रखेंगे, रेडियो एक्टिव नहीं है ये, ओनली हैवी है, मींस इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है N14 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जब ई कोलाई को बहुत सारी जनरेशन बहुत सारी जनरेशन के लिए इस पे ग्रो करा, तो उसके जो डीएनए है उसमें N15 आ गया। मतलब कि जितने भी या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड है ई कोलाई के अंदर, सब में जो नाइट्रोजन है वो N15 थी, और डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है ना, तो ठीक है, ये चीज देखी। अब इसके बाद जब सारे उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में मतलब नाइट्रोजन आ गई, N15 आ गया, फिर उन्होंने उसे ग्रो करा NH4Cl, यहाँ पे लिया N14 को। N15 को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम N14 से? ये कर सकते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन इन CHCl डेंसिटी ग्रेडियंट।
CaCl क्या है, सीजियम क्लोराइड, राइट। तो जब इसमें ग्रो करा, अब जो है N14 डीएनए में आना शुरू होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन होती रहती है ना डीएनए की। ई कोलाई जो है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, राइट, 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। तो क्या हुआ, सपोज जो पहले था, ये इसका डीएनए हमने लिया, जब ये N15 पर ग्रो हो रहा था तो सारे डीएनए में N15 था, तो मैं N15 को थोड़ा डार्क बना दूं, राइट। N15 स्ट्रैंड था, हैवी था, ये चीज इस दोनों स्ट्रैंड पे क्या है, N15 वाला आइसोटोप है। ये भी आगे आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि पता चल जाए कौन सा N15 है, N14 है। दोनों स्ट्रैंड, ये भी N15, ये भी N15। अब जब हमने इस पे N14 वाले पे ग्रो करा, तो क्या होगा, 20 मिनट्स बाद, मीन्स एक जनरेशन जब ये रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पे जनरेशन 1 में क्या होगा, दोनों ये जो स्ट्रैंड है सेपरेट करेंगे, मीन्स एक N15 वाला ये रहा, एक ये रहा। डार्क कर दूं इन्हें, ठीक है, डार्क कर दिया हमने इन्हें। डार्क इसलिए कर रही हूँ, ये हैवी आइसोटोप है, N14 से इसकी आपको पहचान पड़ जाएगी, इससे अलग है, ठीक है। अब जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा वो N14 का होगा, क्योंकि अब मीडियम में N14 है। तो दूसरा वाला स्ट्रैंड ये रहा, ये मैं सिंगली बनाऊंगी, डार्क नहीं करूंगी क्योंकि N14 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, N15 एंड दिस इज N14, ठीक है। एक जनरेशन बाद हमने देख लिया। अब सेकंड जनरेशन देखेंगे, मीन्स टोटल 40 मिनट बाद, 20 मिनट इसके, फिर ये रेप्लिकेट करेगा 20 मिनट बाद, टोटल टाइम 40 मिनट्स। जनरेशन 2, अब ये भी जी वाला जो डीएनए है ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा, और फिर आएगा क्या, कैसे होगा मैं दिखाऊं। ये जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, एक इसमें से निकलेगा हैवी आइसोटोप वाला, और एक सिंपल, सेम इसमें से ऐसे हुआ, एक निकलेगा हैवी आइसोटोप वाला और एक सिंपल। अब मीडियम में है तो N14 ही, तो न्यू जो स्ट्रैंड होगा वो N14 है, ऐसे करके, इसमें N14, इसमें N14। अब समझ आया क्यों मैं N15 को डार्क बना रही थी। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला स्ट्रैंड N14, ये वाला भी N14, इसमें ये वाला N14, लेकिन ये वाला है N15। अब हम देखते हैं इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके क्या क्या रिजल्ट आता है। इसे हमने करा CaCl ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सपोज ये आया N15 यहां तक, राइट, N15 मीन्स ये हैवी वाला आइसोटोप। इसका करेंगे तो दो पीक बनेंगे, कैसे, एक ही पीक बनेगी हाइब्रिड की, एक ही पीक बनेगी। और क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रैंड में N14 है, मतलब लाइट वाला आइसोटोप है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आता है और जिसकी कम होती है वो ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया N15 और N14 मीन्स हाइब्रिड वाला। अब जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, यहाँ पे मिलेगी दो पीक, क्या, दो पीक ऐसे मिलेंगी। एक तो देखो ये हाइब्रिड है, मतलब एक स्ट्रैंड इसमें N15 वाला है, एक N14 वाला है, यहाँ पे देखो, और एक लाइट है जिसमें कि दोनों N14 वाले हैं। तो लाइट वाला तो ऊपर जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, तो ये एक तो मिला N14 मतलब कि लाइट वाला, और ये हाइब्रिड वाला N15 और एक N14, कौन सा है, हाइब्रिड, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो 100% हैवी है, राइट। सेकेंड जनरेशन में मैं यहाँ पे लिख दूं, सेकेंड जनरेशन में जो है वो
100% हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड डीएनए। थर्ड जनरेशन में क्या है, सॉरी ये फर्स्ट जनरेशन की बात है, ये वाली है ना फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है। N14 के में डालने के बाद पहली जनरेशन ये है, दूसरी ये है, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में देखो 2 स्ट्रैंड लाइट के हैं, 2 हैवी के, मींस मतलब 2 हाइब्रिड के, तो 50% कितना हो गया, 50% हाइब्रिड और 50% लाइट। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ये तो हुआ 20 मिनट बाद, ये 40 मिनट्स बाद, फिर देखेंगे 60 मिनट्स बाद, मींस थर्ड जनरेशन में किसकी वो बढ़ जाएगी, लाइट की जो है वो अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो इसके 2 स्टैंड सेपरेट होंगे और उन पे तो लाइट ही आएगा, इसकी सेपरेट करेंगे तो ये वाला जो है ये पूरा लाइट हो जाएगा और ये हाइब्रिड बना लेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 25% बचेगा हाइब्रिड और 75% होगा लाइट, राइट। अब फोर्थ जनरेशन मींस 80 मिनट की बात करते हैं लास्ट, तो 25 का हाफ 12.5 हाँ 12.5% हाइब्रिड बचेगा, 12 टू 24.5, 25, ठीक है। अब इसमें 12.5 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 87.5% लाइट, राइट। ये चीज क्लियर हुई, ये जो है आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी जनरेशन में कितने मिनट बाद कितने परसेंट हाइब्रिड है, कितने परसेंट लाइट है, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी उसमें लाइट डीएनए बढ़ता जाएगा और हाइब्रिड की जो अमाउंट है वो कम होता रहेगा, राइट। तो ये तो हमने देखा ई कोलाई पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे पता चल रहा था कि हाँ डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही डिवाइड कर रहा था, क्योंकि ये सेपरेट करके एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से आ रहा था और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हो रहा था, और ये सब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, इससे कंफर्म हो गया। प्रोकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की बात करते हैं थोड़ी सी। यूकैरियोट में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिख दूं मैं इसे रफ करके। देखो यूकैरियोट्स में क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो कि यूकैरियोट में भी सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये किसने डिस्कवर किया था, टेलर एंड हिज कलीग्स, राइट। कब किया था, 1958 में ही जब इन्होंने किया था तभी उन्होंने किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, वीसिया फाबा, जिसे हम प्यार से फाबा बीन्स भी कहते हैं, राइट। और एक चीज इसमें जो लास्ट पर्च दी है, जैसे यहाँ पे हमने ली थी हैवी एन नाइट्रोजन का आइसोटोप N15, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था बाई रेडियो एक्टिव थायमिडाइन, राइट। तो यूकैरियोट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, राइट। ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है रिनीट 2022 में। क्या, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें सिली करी, क्वेश्चन पूछा था कि सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, और बच्चों ने क्या करा, ऑप्शन देखते ही आंसर टिक कर दिया, ये मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टल। ये नहीं देखा कि वो यूकैरियोट में पूछ रहा है, यूकैरियोट में आता है टेलर एंड हिज कलीग्स, राइट। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए कैसे कैसे रेप्लिकेट करता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए एक्चुअल में कैसे रेप्लिकेट करता है, द मशीनरी एंड एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। तो देखो कैसे होता है, ये बहुत लंबा डीएनए होता है। हमारे अंदर कितना डीएनए होता है, मतलब कितनी लेंथ होती है डीएनए की, 2.2 मीटर, राइट। अब यहाँ पे जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नेम हम याद रखेंगे, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए बहुत असेंशियल है।
ये डीएनए है, सबसे पहले ये डीएनए ओपन होगा, है ना, हमने पढ़ा था ना स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ठीक है। तो ओपनिंग के लिए, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स के लिए जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है हेलिकेज, या फिर उसे अनवाइंडेज भी प्यार से कह देते हैं, अनवाइंडेज, ठीक है। वो सपोज यहाँ पे एंजाइम आया, ये डीएनए स्ट्रैंड को खोलना शुरू करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखो, मैं आपको समझाऊं, तो ये डीएनए है, यहाँ पे आया वो हेलिकेज, ठीक है, तो उसे ओपन करेगा, तो ये यहाँ से ओपन होगा और ये कुछ ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके कोइलिंग कोइलिंग होगी, उसके लिए भी, ताकि ज्यादा कोइलिंग ना हो उसके लिए भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो अभी नीट वगैरह बोर्ड के लिए हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है नीट बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम रेलिवेंट कंटेंट देखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इतनी सारी है, कितनी ही पढ़ लो, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह की रेप्लिकेशन फॉर्म बनती है। अब देखो, इतना बड़ा डीएनए सारा एक साथ सेपरेट नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, इतना लंबा डीएनए सपोज ये पूरा सेपरेट होगा पहले के, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, क्यों? क्योंकि बहुत हाई एनर्जी चाहिए उसके लिए, राइट, बिकॉज मतलब कि whole DNA do not open because of very high energy requirement, high energy requirement। तो कैसे होता है, ऐसे नहीं होता, तो ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है, डीएनए में जो है स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, राइट। मान लो यहाँ पे एक ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक यहाँ पे है जहाँ पे ये वो रीजन्स होते हैं जहां से कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है, राइट। ये नहीं कहीं से भी, ये नहीं कि यहाँ से आके अनवाइंडेज ओपन करना शुरू कर देगा, नहीं, स्पेसिफिक रीजन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उस रीजन को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसे फास्ट के साथ साथ बहुत एफिशिएंट भी होना जरूरी है। फास्ट से क्या कहना चाह रही हूँ मैं, मतलब कि देखो, ई कोलाई में जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है 18 मिनट्स, अभी आप कहेंगे अभी तो 20 मिनट्स पढ़ाया। देखो, सेल जब डिवाइड करता है तो दो प्रोसेस होते हैं उसमें, क्या, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन साइटोकाइनेसिस उसका सेल डिवाइड करेगा। तो उसके रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मींस कैरियोकाइनेसिस में 18 मिनट्स और 2 मिनट लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, मींस साइटोकाइनेसिस। तो 18 मिनट्स में इसे रेप्लिकेशन कंप्लीट करनी होती है डीएनए की, और कितने बेस पेयर देखे थे हमने, इसके अंदर होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, और इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो पता है कितने बेस पेयर इसे पर सेकेंड रेप्लिकेट करने पड़ेंगे, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट 2020 में, राइट। तो इमेजिन करके देखो कि इस एंजाइम को जो है जब रेप्लिकेशन करेगा ई कोलाई, तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से उसे रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फास्ट के साथ, ये फास्ट तो हो गया, कितना फास्ट प्रोसेस है, साथ ही साथ उसे एफिशिएंट भी होना पड़ता है, मींस कोई म्यूटेशन ना हो। सपोज ये स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, देखो समझो, ठीक है, एक स्ट्रैंड का मैं कुछ भी सीक्वेंस ले लेती हूँ, मान लो ATGCCTT, ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस लिया। अब दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से होगा, तो इसे मैं रफ कर दूं, जिसकी की क्या सीक्वेंस होगा, इसके कंप्लीमेंट्री देखेंगे, ए के साथ T A C G G A
ए, राइट। तो इतनी स्पीड से करना पड़ेगा इसे कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, और मान लो गलती से यहाँ पे जी की जगह ए आ गया तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, तो इसके फास्ट के साथ साथ इसे ध्यान रखना होता है कोई म्यूटेशन ना हो, गलती ना हो, राइट। तो ये हमने देखा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब मीडियम में जो है, मतलब जब ये रेप्लिकेशन हो रही होती है तो सबस्ट्रेट कौन एक्ट करता है, मतलब कि ये जो आ कहाँ से रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड, ये होते हैं, ये जो हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे कि रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो ये दो फंक्शन करते हैं, डुअल फंक्शन, इनके दो फंक्शन होते हैं, क्या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कह लो या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कह लो, ठीक है। एनसीईआरटी में वही लिखा है, मैं लिखती हूँ क्या, डीऑक्सी, सेम ही है पर दोनों, समझ आ रहा होगा, आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो, न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सेम ही है। न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट लगा लोगे तो न्यूक्लियोटाइड तो बन जाएगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सेपरेट करके लिखा है। इसके दो फंक्शन होते हैं, पहली चीज तो ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, जो मैंने बताया था ना, जो हेलिक्स है ऐसे करके बाइंड हुए उसे ओपन करने में एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी भी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से आएगी। यहाँ पे जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट होते हैं ना, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके टूटने से, वो बॉन्ड टूटने से एनर्जी प्रोवाइड होती है, जैसे कि एटीपी में होती है, राइट। ये चीज हमने देखी, ठीक है। अब एक रेप्लिकेशन फोक के बारे में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसे मैं रफ कर दूं, रेप्लिकेशन फोक से क्वेश्चन आता है और वही चीज समझ नहीं आती है मोस्टली बच्चों को। देखो मैंने बताया था जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो वही चीज है, मैं इसे बनाती हूँ अच्छे से, ये बना, एक ये बना, राइट। टेम्पलेट की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, मैंने आपको बताया था। तो सपोज इसके लिए मैंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसके लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो एंजाइम है ये एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन या फिर रेप्लिकेशन करता है कंटिन्यूअसली, किसमें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो जब डीएनए बनता है तो उसकी जो चेन ग्रोथ होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, राइट। तो यहाँ पे प्राइमर आके जो ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये इधर को स्टार्ट कर देगा रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, राइट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये चेन जो है आगे कोई बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे करके चेन फॉर्मेशन होती है ना, ऐसे करके हो सकती है पर पीछे को नहीं होगा। लेकिन अब जब हेलिक्स और ओपन होगा, सपोज मैंने और ओपन करा, ये बनाया, ठीक है, इसे मैं रफ कर दूं, ये लिखा मैंने 5 प्राइम और इससे इधर से भी हेलिक्स ओपन हुआ, तो इस साइड तो ये चेन आगे को बढ़ जाएगी, रेप्लिकेशन करेगी, ये ठीक है 3 प्राइम कंटिन्यूस। लेकिन ये चेन तो केवल इस डायरेक्शन में बढ़ सकती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन ऐसे करके तो बढ़ेगी नहीं ये, तो दोबारा से प्राइमर आके ऐसे करके बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। जैसे मान लो पहले ये हो गया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अब ये हो गया न्यू, तो ये जो है फ्रेगमेंट्स बन गए, राइट। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अच्छे से बना दो, अब मैं अच्छे से बना दूं इसे, राइट।
समझ तो आ गया ना क्यों इसमें फ्रेगमेंट हुए, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जो है रेप्लिकेशन करेगा, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब मैं जैसे बुक में दिया हुआ है वैसा डायग्राम बनाती हूँ। ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इधर कंटिन्यूसली रेप्लिकेशन होती रहेगी आराम से, क्योंकि इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रही है, और इसमें जो है थोड़ी ऐसे करके डिसकंटिन्यूस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये क्या है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो है पेरेंटल, ये है टेम्पलेट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। टेम्पलेट मतलब कि इन्हें देख के ही अगला जो स्ट्रैंड है वो बनेगा, मतलब अगले स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंसेस है वो डिसाइड होंगे कि क्या क्या होंगे इस, तो देयरफॉर इट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है इधर जो है वो हो रहा है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, और इधर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ये ज्वाइन कैसे होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं बाद में एक एंजाइम डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ठीक है, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्या, रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब यूकैरियोट्स में डीएनए डिवाइड कब करता है, डीएनए यूकैरियोट्स में डिवाइड करता है एस फेज के टाइम पे। साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, कब यूकैरियोट्स में डिवाइड करता है एस फेज में। इंटरफेस की 3 स्टेज होती है ना, G1, S एंड G2। तो S यानी कि सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया में पूछ ले तो बैक्टीरिया में आप बताएंगे प्रायर टू फिजन, मींस फिजन जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, 1 से 2 में होता है, तो उसे फिजन को कहते हैं। तो बस उस फिजन से पहले ही डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, पोलैरिटी किधर से चेक करेंगे, देखो आप कह सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी तो है, यहाँ से देखो हम ओपन वाले एंड से देखेंगे पोलैरिटी टेम्पलेट की। 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसमें जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो होगा कंटीन्यूअस, और जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओपन वाले एंड से देखा, उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो ये सब चीजें हमने देख ली, हाईली एफिशिएंट वगैरह। ई कोलाई में पोलिमराइजेशन का एवरेज रेट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो ये तो हमने बेसिक देख लिया रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है जिसमें कि अब अभी हमने डीएनए का रेप्लिकेशन देखा, अब क्या देखेंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, मतलब जो हमने पहले लेक्चर में सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था उसी के ही अब हम डिटेल में देखते जा रहे हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।